आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किया था जनाब ड्राफ्टिंग या राइटिंग का सेक्शन। ठीक है जी, ड्राफ्टिंग या राइटिंग का सेक्शन तो जनाबे वाला इसके अंदर आपने जो है वो देखा था। कल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, फिर उसके अंदर फोकस ऑन मेन आइडिया। ठीक है जी, काम की बात। उसके बाद रेलिवेंट पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में। ठीक है जी, रेलिवेंट पॉइंट्स की एक और एग्जांपल है जी के मिसाल के तौर पे आपके जो भाई हैं, मिसाल के तौर पे ये अब्बा जी का खाना। ठीक है जी, यहाँ आपके सारे भाई बहन का नाम, यहाँ ये खाना ताया जी के नाम से, तो यहाँ आपके सारे कज़न्स का नाम। तो ये भी एक मिसाल आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है जी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच आपने देखी थी, कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो आपने पढ़ लिया था कल। ठीक है जी, उसके बाद टेबल्स या चार्ट्स का इस्तेमाल किस तरह बेनिफिशियल है कि अगले को बाद जो कैलकुलेशंस या स्टैटिस्टिकल डाटा होगा वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो जनाब, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं कि जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा जी, ठीक है, तो दो काम होंगे। एक तो मैं प्रेसी के ऊपर जो है ना वो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है जी, ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन तो टाइमली कवर हो ना, क्योंकि इसका पूरी बुक में कोई ख़ास ताल्लुक नहीं बनता, ये सिर्फ प्रैक्टिस से इसका ताल्लुक होता है। 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और उसके बाद मैं जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीशन पे एक वीडियो रखूँगा। उसके अंदर मैं पूरे चैप्टर की समरी जो है ना वो बताऊंगा। उसमें ये नहीं होगा भाई साहब कि मैं की पॉइंट्स की कोई फाइल बना के आपको बताऊंगा, नहीं भाई, इसी बुक को ही, इसी चैप्टर को ही मैं जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा कि इसका इस पैरा का मकसद क्या था, इसमें मेन चीज़ें क्या थी। ठीक है जी, ताकि कभी आप पूरे चैप्टर को या कोई भी उठा के रिवाइज़ करना चाहे पेपरों से पहले तो शॉर्टली उसको मकसद समझ आ जाए, कम टाइम में वो जल्दी कवर कर सके। वैसे तो ये होना चाहिए कि जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा इंसान उसका लेक्चर प्ले कर ले, लेकिन समरी ये होगी। अब ये होगा कि आपने मार्केट में मुख्तलिफ की पॉइंट्स के नाम से या समरीज़ के नाम से फ़ाइल्स आ रही हैं, वो देखी होंगी। भाई साहब, मेरा उन पर कोई एतराज़ नहीं है। हर कोई अपनी सोच समझ के मुताबिक काम करता है और अच्छे से अच्छे की कोशिश करता है। तो मेरी समझ ये है कि अगर मैं आपको की पॉइंट्स इसमें से उठा के दे दूंगा तो आप बुक को बिल्कुल साइड पे कर देंगे। और जब आप बुक को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं भाई साहब, तो फिर आपके 70% चांस हो जाते हैं फ़ेल होने के। ठीक है जी, क्योंकि वो की नोट्स जो हैं वो आई कैप ने वहाँ से तो पेपर बनाना नहीं होता। आई कैप ने तो भाई साहब पेपर बनाना है अपनी इस स्टडी टेक्स्ट से। और चलो पहले AFC लेवल में ये चल सकता था कि की पॉइंट्स भी, लेकिन क्योंकि अब पेपर आ गया है पहले लेवल में, MCQs तो हैं ही हैं, MCQs के साथ अब पेपर होना है एप्लीकेशन बेस। तो भाईजान उसने कोई बाहर की दुनिया से जाके क्वेश्चंस नहीं उठाने, यही जो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं ना, इसी तरह का ही डाटा वो उठाएगा और पेपर बनाएगा। हो सकता है वो सिंपल इसी तरह की डायग्राम यहीं से ही उठा ले, अंदर कोई मटेरियल चेंज कर दे, तो जब आपने बुक खोल के नहीं देखी होगी तो आपको इल्म नहीं होगा। जितनी मर्जी किताब रटी हुई होगी, फिर आप फेलियर का तमगा लेके घर वापस आ जाएंगे। तो भाईजान, आई कैप अगर समझता है कि बुक इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बुक देता ही ना। तो बुक पे फोकस करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, कैफ के अंदर जाकर भी फेलियर इसी वजह से फेस करनी पड़ती है। हाँ, कैफ के अंदर ये है कि आपको क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बुक्स हैं वो बहुत सोच समझ के उनको अरेंज करते हैं। वो ये नहीं करते होती, वो मटेरियल बुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करते हैं, आसान अल्फाज में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बेहतर है कि भाई ये पहली बार टेस्टिंग हो रही है तो आप बुक से ही स्टिक रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि फॉर्मल होता है कि भाई दफ्तरी दफ्तरी जो है ना ज़ुबान या दफ्तरी तरीक़ाकार। ठीक है जी, मतलब एक प्रोफेशनल वे में बात करना। और इनफॉर्मल होता है जिस तरीके से हम दोस्त भी अक्सर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसको पढ़ लेते हैं जी। फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल टोन लहजा, बात करने का अंदाज। स्ट्रक्चर जो है वो लिखने का अंदाज, जिस तरीके से आपने लेटर या रिपोर्ट को अरेंज करना है।
फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर यूजेस अ प्री डिफाइंड, यानी कि आप बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, ठीक है जी, कि कहीं बॉस पे या मैनेजर पे या मेरे ऑफिसर पे इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, वो गुस्सा ना हो जाए। स्टैंडर्ड होती है, ठीक है जी, अगर कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आपने ये फॉर्मेट यूज़ करना है तो आप वही यूज़ करते हैं। मीडियम होता है, ठीक है जी, एक तरीकाकार, एक टोन होती है, यानी कि ठीक है जी, यानी कि धीमे लहजे में आपने बात करनी, ना बहुत हंसने वाले में ना बहुत गुस्से के लहजे में। ऑर्गन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, और जो है वो आपने मटेरियल जो भी लिखना है उनको तरतीब तरीके से लिखना है, ठीक है जी। ये तो उसने फॉर्मल टोन और स्ट्रक्चर के अंदर की चीज़ें बता दी। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्री डिफाइंड, ठीक है जी, स्टैंडर्ड, मीडियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट या ऑल, ठीक है जी। इट इज़ रैदर प्रोफेशनल इन डिसएमिनेटिंग, डिसएमिनेट होता है स्प्रेड करना यानी कि फैलाना, ठीक है जी, एक बात दूसरे को, दूसरा तीसरे को बताना, ठीक है जी, या आप किसी को बात बता रहे हैं तो ये होती है डिसएमिनेशन, ठीक है जी। प्रोफेशनल इन डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर। आप उससे गप्पे नहीं लगा रहे होते, आप उससे घर के हाल हवाल नहीं पूछ रहे होते, आप इससे इधर उधर की बात नहीं कर रहे होते, आप टू द पॉइंट अपने मकसद की बात उससे करते हैं और एक हद के अंदर रह के, जैसे कहते नहीं यार, जब आप एक अननोन बंदे से बात कर रहे हो कि यार अपनी हद में रह के बात करो, ठीक है। या आप प्रोफेशनली एक इदारा दूसरे इदारे को लिख रहा है तो उसके अंदर जो है ना वो घर के हालात तो नहीं बांटेगा, जाहिर सी बात है जनाब, ठीक है जी। हाँ जी बशीर साहब, की हाल है ताड़े, ये तो नहीं कहेगा ना वो, जाहिर सी बात है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट सीम टू फॉलो एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट। इनफॉर्मल के अंदर वो कहता है जी कि कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, जो मुंह में बात आई वो कह दी, ठीक है जी। एंड प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड प्रोसेस टू एंड फॉर। टू एंड फॉर का मतलब है कि ये नहीं देखना कि वो बात कितनी असर करेगी, यानी कि एक अच्छे अंदाज में या बुरे अंदाज में, फ्रीली, मतलब जिस तरीके से दोस्त आपस में अक्सर बात करते हैं, और चल ना यार तेनू क्या है, अब जाहिर सी बात है अब किसी दफ्तर में तो नहीं ना कह सकते ना ऐसे, ठीक है जी। रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर डिफरेंट, आर डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन। जाहिर सी बात है जब कोई आपसे इनफॉर्मल वे में, ठीक है जी, किसी चाय के ढाबे पे बैठ के बात कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो या दोस्त आपस में कर रहे हैं, तो अक्सर ये नहीं यकीन होता कि ये बात मतलब सही कह रहा है या मजाक कर रहा है, ठीक है जी। अगर कोई आपको मिसाल के तौर पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हो, ठीक है, वो मजाक में, ये क्योंकि नॉर्मल में रूटीन नहीं होती कि बंदा इतनी सिंसियरली बात कर रहा होता है दोस्तों में आपस में, ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी हो भी सही तो इंसान को यकीन नहीं आ रहा होता, और लेकिन अब जब आपको कोई ऑफिस बुलाएगा प्रोफेशनल वे में ऑफर दे रहा होगा तो आपको उस पर यकीन भी जाहिर सी बात है होता है, ठीक है जी। इट कैन परटेन टू ऑडियंस, however it can pertain to audience reception and comfort level with the रीडर, ठीक है जी। वो कहता है कि हाँ इसमें यह है कि मजाक में बात तो आपको समझ तो वैसे आ जाती है, ठीक है जी, लेकिन जो है ना वो कहता है कि इसमें बहुत मुश्किल होता है इस बात का तयन करना, ये बात मालूम करना, ये यहाँ से मैं ये बात अब बता रहा हूँ कि ये जो है ना इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और इस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए, ठीक है जी। क्योंकि इंसान की नेचर है, मजाक में उसे बात जल्दी समझ आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड, ठीक है जी। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल में फ़र्क क्या है। इनफॉर्मल ये हो सकता है जी कि कॉलिंग एन ऑपरेशनल मीटिंग यूजिंग सम यूजिंग अ कॉमन इंट्रानेट डैशबोर्ड और शेयरिंग एन एप्रिसिएशन फॉर एम्प्लॉय वर्क थ्रू पर्सनल ईमेल। क्योंकि ये काम होते हैं दफ्तरी काम, तो हर काम को करने का दफ्तर में एक तरीका होता है, लेकिन अगर इन तरीकों से करेंगे तो ये एक इनफॉर्मल वे हो जाएगा। हाँ अगर कंपनी की पॉलिसी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड पॉलिसी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोज होता है वैसे तो वाजे करना, डिस्क्लोजर्स आप पढ़ेंगे कैफ के अंदर आके FAR 2 में, ठीक है जी। ये एक आपको समझें कि एक फॉर्मेट सा होता है, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई होती हैं। अभी ये बात की बातें इनको छोड़ दें, यानी कि सिंपल लगा लें कि एक पॉलिसी है, पॉलिसी के पॉइंट्स हैं कि भाईजान जो है ना वो किसी एम्प्लॉई को जो है ना वो आपने कब प्रमोट करना है और किस तरीके से, यानी कि अगर उसकी अप्रिसिएशन करनी है तो आप एक मीटिंग बुलाएंगे फॉर्मल वे में, ठीक है जी, और वहाँ पे उन्हें को सर्टिफिकेट दिया जाएगा या प्राइज़ दिया जाएगा, जो भी तरीकाकार होगा, ठीक है जी। तो बुलाना तो उधर भी है, लेकिन उधर थोड़ा सा तरीका और है, पॉलिसी होती है हर एक कंपनी की। अगर पॉलिसी होगी तो हर किसी को पहले ही अंदाज़ा होगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो रिवार्ड दिया जाएगा और अगर मैं ये काम करूँगा तो इस पर मुझे पिनलाइज़ किया जाएगा। और एन एम्प्लॉयज़ रिजेक्शन लेटर, ठीक है जी, या एम्प्लॉई जो है ना वो उसके मिसाल के तौर पे
जो है ना कि पॉलिसी होती है कि इस हद तक काम करोगे, गलत काम करोगे तो काबिल कबूल होगा, अगर इससे ऊपर जाओगे तो फिर आपको जो है ना वो रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद फायर कर दिया जाएगा। बिजनेस में तो फायर कहते हैं जॉब से जब फायर करना होता है। तो उसके बाद जनाब हम देख लेते हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी ऑफ सेंडर रिसीवर रिलेशंस। ठीक है जी। वो कहता है जी कि फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना वो तो डिपेंड करता है कि उनका आपस में ताल्लुक क्या है। हाँ, अगर फॉर्मल में भी मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं या आपस में बैठे हैं, एक नेस्ले में बैठा है एक राइस में बैठा है, तो वो आपस में हो सकता है फिर भी गप के अंदाज में बात कर लें। फॉर बोथ हाफ द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन वुड मीन द यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टाइल और टोन। ठीक है जी। वो कहता है जी कि दोनों के लिए ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको अंडरलाइन करें। फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ये इन चीज़ों पे इनका इन्हसार होता है। वोकेबलरी पे, ठीक है, अल्फाज कैसे चुनते हैं, कैसे अल्फाज का मतलब अल्फाज को कैसे आप अरेंज करते हैं। ठीक है जी। अंदाज क्या है, लेजा क्या है। रिटन टेक्स्ट मस्ट बी एडिटेड टू अचीव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है जी। फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी विद इन द रिटन कम्युनिकेशन। जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को फिर हो सकता है एडिट करना पड़े, इन चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि उसके अंदर आपने ज़्यादा फॉर्मेलिटी पैदा करनी है तब भी इन आप अल्फाज वैसे यहाँ ले आएंगे। अगर इनफॉर्मल है तो फिर भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिखा जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ऊपर भी हमने पढ़ी थी, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है जी। यू शुड नॉट, फॉर्मल, यू शुड नॉट आर्गू विद द मैनेजर। ठीक है जी। कॉन्ट्राडिक्ट होता है इख्तलाफ। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शंस भी उसी मैनी में है, आपको मैनेजर से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। यू इनफॉर्मल है, यू शुड नॉट आर्गू दी बॉस। हालांकि मैनेजर लाजमी नहीं है कि वो बॉस हो, बॉस तो वो सीईओ साहब भी होते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं कंपनी में। तो जो सीधी क्लियर बात है, मैनेजर एक डेजिग्नेशन, तो आप मैनेजर का बताएं। द कंपनीज प्रॉफिट्स विल नॉट इम्प्रूव, कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे। द कंपनी प्रॉफिट्स वुड नॉट गेट एनी बेटर। कोई इतना वाजे नहीं ये चीज़ समझ आ रही। ठीक है जी। वो कहता है बात वो करें जो अगले की समझ में भी आ रही हो। फ्रेजल वर्ब्स, ऑल द रिजल्ट्स वर कंफ्यूजिंग। इधर है जी वर्ब मैस्ड अप। मैस्ड अप ये भी होता है कि मिक्स होना भी होना है क्या। ठीक है जी। तो इधर वो बात कर रहा है जी कि वो कुछ समझ नहीं आ रहे थे। बात वही है, थोड़ा सा अल्फाज अल्फाज का जो है ना वो अल्फाज की चेंजेस हो सकता है। वो आई कैब ये भी करता है, जिस तरह ये उसने एक सिनेरियो दे दिया है भाईजान। ठीक है। तो इसमें से ही आपको उठा के वो ये वाली एग्जांपल दे देगा। ठीक है जी। कि इसको फॉर्मल वे है या इनफॉर्मल वे है, तो फॉर्मल वे कैसे होगा मिसाल के तौर पे ये भी पूछ सकता है नीचे ऑप्शन दे के। तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगी। अगर ना आ रही हो तो आप जो है ना, बड़ी आसान अल्फाज हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो आप ये कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है जी आउटलाइन। आउटलाइन जनाब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन की एक एग्जांपल दे दूं। जैसा कि ये एक रिपोर्ट है। ठीक है जी। तो ये सिर्फ उसका ड्राफ्टिंग वाला एरिया है, वैसे सेंडर सैंडी का डाटा उसने नहीं दिया हुआ क्योंकि वो इधर समझाने के लिए कारआमद नहीं था। ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ाने से पहले भी एक चीज़ सिंपल सी बताऊं कि जब आपने कोई ऐसे लिखना होता है, ठीक है जी, ये आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पे सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है जी। आउटलाइन से एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि भाई साहब इसने ऐसे के अंदर जो है ना इससे रिलेटेड चीज़ें मटेरियल लिखा हुआ है। आउटलाइन के अंदर जनाब सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। ये एक नंबर पे हो गया। नंबर दो पे आप लिखते हैं उसकी काजेज़। काजेज़ के अंदर फिर सब पॉइंट्स होते हैं कि इसकी दो चार वजूहात मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। कि किस वजह से होता है, मिसाल के तौर पे पॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इस तरीके से आप लिख देते हैं चार पॉइंट। उसके बाद आप काजेज़ के बाद जो है ना वो मिसाल के तौर पे कुछ इसको रिलेट करना चाहते हैं, रिलेशन विद वर्ल्ड वाइड, इस तरह से फिर इसमें आप दो तीन चार पॉइंट ले आते हैं, फिर एंड पे कंक्लूजन। तो ये है कि एग्जामिनर सबसे पहले इनको पढ़ेगा, उसे या कोई भी पढ़ने वाला तो उसे समझ आ जाएगी कि भाई साहब ये जो है ना इसके अंदर इन इन चीज़ों के ऊपर मटेरियल लिखा हुआ है। तो आइए जनाब, ये रिपोर्ट है, देखें इंट्रोडक्शन है। ये रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन में ये उसने तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर बॉडी है उसके अंदर उसने तीन पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर रेजोल्यूशन। तो ये है एक आउटलाइन असल में। ठीक है जी।
तो इसको पढ़ लेते हैं जी। आउटलाइन में ये होता है कि आइडियाज़ एक तरतीब के अंदर होते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, एक पैटर्न होता है, पढ़ने वाले को आपकी बात समझ आ रही होती है, समझ आएगी तो वो सेटिस्फाई होगा और आपके बात मानने के लिए तैयार होगा। ठीक है जी। आउटलाइन हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज़ इनटू स्ट्रक्चर दैट विल इवेंचुअली हेल्प कंस्ट्रक्ट द बिजनेस मैसेज। वो कहता है आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है जी, और स्ट्रक्चर करता है, जो कि एक ऐसा, जब आउटलाइन जो होती है वो कहता है कि मैसेज को एक तरतीब में और अच्छे तरीके से अरेंज कर देती है, जो कि अगले पढ़ने वाले को चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो कि कैसा अच्छा मैसेज तैयार हो जाता है कि अगले को आपकी बात समझ आती है, असर रखती है, वो सेटिस्फाई होता है जनाब। एज द नेम सजेस्ट्स अ लिस्ट ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है जी, इसके अंदर ये होता है। आर प्रेफर्ड सीक्वेंस इज क्रिएटेड यूजिंग द बुलेट्स, ठीक है जी। आपने जो भी सीक्वेंस इख्तियार करना होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी रिपोर्ट के अंदर दिखाया, आपने ये एक मेन बुलेट इंट्रोडक्शन का, फिर इसके अंदर बुलेट्स की, छोटे बुलेट्स की सूरत में, ये छोटे पॉइंट्स की सूरत में आपने ये चीज़ें बयान की, ठीक है जनाब। उसके बाद है जी, हाँ ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई टॉपिक दे दे, उसमें से कहे जी कि इसमें से आउटलाइन बनाए, खुद आप आउटलाइन बनाएं, अपने जहन से बनानी होगी भाई साहब, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होगा। जैसे ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं प्रैक्टिस भी आपको, चलो इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है जी। प्रेस इस चैप्टर के एंड पे समरी लेक्चर होगा, ठीक है जी। एक दो ऐसे की जो है वो आउटलाइन की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, आउटलाइन कैसे बनानी है किसी भी टॉपिक पे। कोई मुश्किल नहीं होती, सबकी तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है। या को आपको डाटा दे के कह सकता है इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आउटलाइन बना दें, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। द सिक्वेंशियल लिस्टिंग, सिक्वेंशियल लिस्टिंग का मतलब होता है तरतीब वाइज चीज़ों को आपने अरेंज करना है। और आइडियाज़ इज़ यूजुअली फॉलोड बाय द एक्चुअल ड्राफ्ट और कंपोजिशन ऑफ द मैसेज, ठीक है जी। यानी कि इंट्रोडक्शन, जिस तरीके से ये तरतीब वाइज है ना, सबसे पहले इंट्रो, फिर इसके पॉइंट्स, फिर बॉडी, इसके पॉइंट्स, ये सिक्वेंशियल लिस्टिंग है जनाब। तो वो कहता है कि ये इससे आपका मैसेज जो है, कंस्ट्रक्टिव मैसेज का मतलब है कि अगले के पल्ले जो बात पड़ रही हो, ठीक है जी। The outline can be detailed as well as consisting of broader topic or headings। जिस तरह मिसाल के तौर पे उसने आउटलाइन अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एक आउटलाइन बनाई है, इसमें हो सकता है आप सारा ना लिखें, आप इंट्रो, काजेज, रिलेशन विद वर्ल्ड वाइड और कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट्स उसे दे दें इस तरीके से। लेकिन आपने बनानी एग्जाम में अगर आ जाए तो वो मुकम्मल ही है, क्योंकि उसके 10 नंबर होंगे। वो वैसे बता रहा है कि इस तरीके से भी हो सकती है कि सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हों। वेरियस एडवांटेजेस फॉर डेवलपिंग एंड आउटलाइन वुड इन्वॉल्व, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है जी। अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स टू बी प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, ठीक है जी। लॉजिकल सीक्वेंस तरतीब वाइज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। ए टू जेड आप चल रहे हैं तो जेड टू ए नहीं, और फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियाज क्लब्ड टुगेदर विद इन द मेन पॉइंट, आपकी जो भी बात हो वो रेलिवेंट हो टू दी अकॉर्डिंग टू टूवर्ड्स द टॉपिक हो, ना कि इधर उधर की कहानियां हो। आइडियाज क्लब्ड टुगेदर विद द मेन पॉइंट का बात है कि जो मेन बात है, जैसा कि वो टीचिंग स्टाइल को कैसे बेहतर किया जाए, तो उससे रिलेटेड ही आप बात कर रहे हों। जैसा कि ये एक एग्जांपल आप ले लें, ठीक है जी। अब ये टीचिंग स्टाइल है मेन, ये वाला, ठीक है जी। अब सारों ने अपने आइडियाज़ जो दिए हैं इसी के मुतालिक दिए हुए हैं। अ कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटर्न मैसेज, ठीक है जी। एक पता चले कि कोई मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल भाई जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, आपका जो लेटर वो बेतरतीबा होगा, बेरंग होगा, तो अगला कहेगा फारिग लोग साइड पे करेंगे, ठीक है जी। एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक थ्रू द ड्राफ्ट बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल मैसेज, ठीक है जी। ड्राफ्ट यानी कि पैटर्न, मिसाल के तौर पे भाई साहब ये एक फॉर्मेट, ठीक है जी। अच्छा जी, एसेंशियल पॉइंट्स वो बेनिफिट्स थे, ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है आउटलाइन लिखते हुए, ठीक है जी। लिस्ट द मेन आइडियाज़ और पॉइंटर्स एंड रैंक दैम, जो वो तो कंपनी की खैर पॉलिसी हो सकती है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता देना चाहें, या किस तरीके से लेके चलते हैं। ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट द आउटलाइन इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, 3 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए, वो कहता है जी के। पुट थीसिस और टॉपिक सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एज सब बुलेट पॉइंटर्स, ठीक है जी। जैसा कि आप देख लें, ये सब बुलेट पॉइंटर्स ये हैं जनाब, ये जिस तरह कंक्लूजन के अंदर ये 2 पॉइंट, ठीक है जी। एड स्पोर्टिंग आइडियाज़ विद इन ईच सब बुलेट, वो तो जाहिर सी बात है, फिर लिखते हुए जो भी आपने आप कंसर्न मटेरियल होगा वो लिखना ही है।
तो इसके एक वो एग्जांपल दे रहा है किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। यहाँ मिसाल के तौर पे आप लिख लें जी टेररिज्म पे हम दे रहे हैं, या नॉलेज पे, या पीस पे, जिस पे भी। फिर आप मेन इंट्रो, ठीक है जी, इंट्रो के अगर आपने 2 पॉइंट्स हैं तो कौन कौन से, ये जिस तरीके से मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, एक स्ट्रक्चर बताया गया है। तो ये जनाब आज आपकी बुक के मेन सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया है, रिव्यू। इंशाल्लाह ये भी जल्द ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और मैं कोशिश मैं करूँगा कि इसके 2 हिस्से ना ही हों, लेकिन अगर चलो हुए भी सही तो दो, आज जुमा है हफ्ता, और इतवार को इंशाल्लाह ये फ़ाइनल हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़लो करम से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। रिवीजन करते रहें, बुक से स्ट्रिक रहिएगा काइंडली, एग्जांपल्स को समझ के एप्लीकेशन बेस देखते रहिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।